नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों ईवीएस का आज ऐसी प्रैक्टिस सेट दोस्तों शुरुआत करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस सीरीज का नाम है ब्रह्मास्त्र सीरीज। ऐसे इस सीरीज का नाम नहीं पड़ा दोस्तों, ब्रह्मास्त्र। इसमें काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? देवकीनंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, कमला बहुगुणा या हेमवती बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा है दोस्तों प्रश्न, छोटा प्रश्न है लेकिन दोस्तों अच्छे प्रश्न, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधनीय वर्षावन में, शीतोष्ण कटिबंधों में, शंकुधारी वनों में या उत्तरी ध्रुवी वनों में। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? उष्ण कटिबंधनीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि इसमें पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम, जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोग होते हैं उनका परिणाम प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके। नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए या प्रयोगों के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी जो है याद कर सके। बिल्कुल, अगर याद करने की बात आ जाए बच्चे की तो उस ऑप्शन को आप दोस्तों निगेटिव काटिए, क्योंकि याद करने की बात दोस्तों एकदम निगेटिव वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी जो है स्वयं को अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचेगा तो फिर काफ़ी चीज़ें दोस्तों उसमें सोचने की जो क्षमता है उसका विकास होगा। अब सारी चिंतन करेगा तो अलग अलग चीज़ से चीज़ों को सोच पाएगा और अलग तरीके से उस परिणाम पर पहुंचने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब है कि उसकी जो क्षमता दोस्तों सोचने की, उसका यहाँ पर विकास होगा। इसलिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में प्रयोगों के परिणाम जो हैं वो नहीं दिए जाने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब प्रारंभ किया गया था? 1972, 1973, 1981 या 1985। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 1973 ईस्वी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसकी शुरुआत यहाँ पे की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे यहाँ पे हम चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। उससे पहले आप जान लीजिए कि जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था तो बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। 29 जुलाई 2018 की बाघ गणना के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या जो थी 2967 हो गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि प्रोजेक्ट टाइगर की भारत में शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। सभी प्रश्न दोस्तों इस सीरीज के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, इग्नोर मत करिएगा, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 विषयों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे दोस्तों थीम की बात आ गई कि ईवीएस में जो 6 थीम दी गई है और 6 थीमों में से इसमें से कौन सा 4 थीम है जो मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पे दर्शाया गया। तो बता दें आप सभी को कि ईवीएस में मुख्यतः कितनी थीम होती है? 6 थीम होती है। और 6 थीमों का नाम सुनिएगा कि परिवार व मित्र होता है पहला थीम, दूसरा होता है भोजन, तीसरा होता है आश्रय, चौथा होता है पानी, पांचवा यात्रा, छठवां जो है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ये मुख्यतः 6 थीम होती है। तो इस किस ऑप्शन में दोस्तों 4 थीम जो है सही ढंग से प्रस्तुत की गई है? तो पौधे, ये दोस्तों सब थीम होती है, ठीक है। तो पदार्थ भी क्या है? कोई थीम नहीं है। परिवार और मित्र, भोजन, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे, पदार्थ। तो काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि थीम जो होती है मुख्यतः 6 होती है। परिवार व मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते आए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा कि परिवार और मित्र, भोजन, पानी, यात्रा, सभी क्या दोस्तों थीम है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है।
सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय। जो सामाजिक वानिकी है दोस्तों, उसका उद्देश्य है कि सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जो है वो किया जाए। फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, जो फसल के लिए अनुपयुक्त भूमि है उस पर वृक्षारोपण किया जाए। बिल्कुल। नागरिक औद्योगिक संपदाओं में सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ सड़क और रेल पटरियां जो है उसके किनारे किनारे दोस्तों वृक्षारोपण किया जाए। निम्नीकरण वन आरक्षित क्षेत्रों में, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो नागरिक औद्योगिक संपदाओं है यहाँ पे वृक्षारोपण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है और सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं। ठीक है, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि यह सस्ता है, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है और यह आसानी से उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे बात आ गई कि पर्यावरण अध्ययन में सामुदायिक, ठीक है, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? प्राथमिक स्तर पर सामुदायिक संसाधन को पर्यावरण अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन माना जाता है क्योंकि यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है और कक्षा में सामुदायिक संसाधन का प्रयोग करके सक्रिय माहौल जो है बनाया जा सकता है ताकि सभी बच्चे जो हैं अपने आप को सक्रिय महसूस करें या सक्रिय रहें, मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जो छात्रों की अंतःक्रिया को बढ़ा सकते हैं और विषय को समझने में उसकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे यह अनुभवों को सीखने का अवसर देता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों कि अधिकतम ओजोन क्षरण निम्नलिखित में से कहाँ देखा जाता है? सबसे ज़्यादा ओजोन क्षरण जो होता है वो कहाँ पे देखा जाता है? ठीक है, बात आती है कि ओजोन क्षरण के, तो सबसे ज़्यादा ओजोन क्षरण जो होता है कहाँ पे देखा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो ह्रास होता है इसका सबसे ज़्यादा, ओजोन परत जो होती है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा गठित एक अणु है। ओजोन एक प्रकार से क्या है दोस्तों, एक घातक जहर है। ओजोन वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है और वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन एक आवश्यक कार्य है। यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की सतह को बचाती है। और अगर यहाँ पे हम बात करें इसके ह्रास की, तो सबसे ज़्यादा जो ह्रास होता है कहाँ पे होता है? उत्तरी ध्रुव पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन, इसमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस जो है कौन सी है? तो सबसे पहले आप जानिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में फंसने वाली सौर ऊर्जा और हमारी धरती को गर्म कंबल से ढकने के लिए इसे धीरे धीरे विकीर्ण करती है। यह अपने तापमान को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव की प्राकृतिक प्रक्रिया और पृथ्वी को जीवन के लिए परिपूर्ण जो है बनाती है। तो यहाँ पे हम बात कर लें अगर कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो नाइट्रोजन, आर्गन या ऑक्सीजन। तो ये सभी क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जल वाष्प हुआ, इसके अलावा आपकी, ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे पूछा रहा है कि ईवीएस पाठ्यक्रम में चीज़ें हम बनाते और करते हैं एक डैश है। ईवीएस पाठ्यक्रम में चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं डैश क्या है? विषय है, उप विषय है, पाठ्यक्रम है या विषय वस्तु है? तो दोस्तों क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो मुख्यतः 6 थीम होती है, परिवार व मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, उसमें से यहाँ पर चीज़ें हम बनाते और करते हैं क्या है दोस्तों, एक थीम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के आकलन सूचक हो सकता है? ईवीएस में आकलन का सूचक जो है निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? अवलोकन, सहयोग, याद, प्रत्याह्वान। तो इसमें से आकलन सूचक की बात की जा रही है। अवलोकन और सहयोग दोनों ही क्या दोस्तों, आकलन के सूचक हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ए और बी सही हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसका जवाब दिया है, बिल्कुल। चलिए
अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस गैस का भूमंडलीय तापन में सर्वाधिक योगदान होता है। भूमंडलीय ताप, जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है, तो पृथ्वी का जब तापमान जो है आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तो घटना क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। तो इसमें सर्वाधिक योगदान किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन। सभी दोस्तों क्या है, सभी अगर हम बात करें तो सभी जो दी गई हैं यहाँ पे सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। और इसमें से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है वो कौन सी गैस होती है, वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा है कि ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय से बचना होगा। तो ईवीएस में शिक्षार्थियों का आकलन जब किया जाए तो किस चीज़ से यहाँ पे बचना चाहिए। जानकारी एकत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, बिल्कुल जानकारी जो हमको प्राप्त करनी है शिक्षार्थियों के बारे में तो उसके लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना ही पड़ेगा, ये तो सही है। तो यहाँ पे बचने की बात की जा रही है। अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग से। बिल्कुल, जब बच्चों का हम आकलन कर रहे हैं तो उस समय तकनीकी भाषा के उपयोग से बिल्कुल भी बचना यहाँ पे चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है यहाँ पे कि दिया जा रहा है कि मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है। बिल्कुल धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें। सेकंड ऑप्शन है कि केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे। बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पे जब शिक्षा दी जाएगी विद्यार्थियों का समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी बच्चों को स्वीकार करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। मतलब कहने का मतलब सभी बच्चों को एक साथ जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे अलग करने की बात आ जाए वो आपका निगेटिव जवाब होता है, उसको आप पहले ही गलत काट दीजिएगा ऑप्शन। ठीक है, उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापित को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन 4 है कि उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को साझा करेंगे। बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी हैं उनसे कहेंगे शिक्षार्थियों के साथ, अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी यहाँ पे साझा करेंगे। सबको उनकी जो कहानियाँ हैं उसको यहाँ पे बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि कौन सी परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। मध्यमंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या वायुमंडल। तो कौन सी परत ऐसी है कि जो पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। अब यहाँ दोस्तों रक्षा करने की बात आ जाए तो कौन सी परत है, तो यहाँ पे दोस्तों ओजोन जो होती है, ओजोन परत O3 जो होती है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा गठित एक अणु है। ओजोन एक घातक जहर भी है। ठीक है, ओजोन वायुमंडल के समताप मंडल पर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, समताप मंडल पे पाई जाती है और वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन के आवश्यक कार्य करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण जो होती है या विकिरण जो होती है उसे पृथ्वी की सतह को बचाती है। यह विकिरण जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक है। उदाहरण के लिए हम मनुष्यों की त्वचा कैंसर का कारण जो है बन सकती है या डीएनए को भी विभाजित कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओजोन एक उत्कृष्ट उपापचयक है क्योंकि यह ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में टूट जाती है। तो O3 जो है दोस्तों एक इसमें टूटती है, O2 और नवजात ऑक्सीजन में टूटती है। ठीक है, तो कौन सी परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ओजोन। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल पे पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। पर्यावरण पढ़ाए जाने वाला एक विषय है। कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किए जाने वाला एक विषय है। बालक के प्रवेश से संबंधित एक विषय है। विभिन्न थीम से संबंधित एक विषय है। तो पर्यावरण अध्ययन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पर्यावरण अध्ययन दोस्तों क्या है, बालक के प्रवेश से संबंधित एक विषय है जिसमें बालक के प्रवेश से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे बताई जाती हैं या समझाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे
कि दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गोईठे का उपयोग करके चूल्हे पर खाना बनाती है। वह पिछले 3 महीनों से गंभीर खांसी से पीड़ित है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 है कि जलने वाले ईंधन से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन तंत्र में जमा हो सकती है। दूसरा है कि ईंधन जलने से उत्पन्न कालिक उसके श्वसन तंत्र में जमा हो सकती है। तीसरा है कि ईंधन के जलने से पैदा होने वाला धुआं उसकी एलर्जी का कारण जो है वो हो सकता है। तीसरा है कि वृद्धावस्था और उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर का प्रदूषण। तो दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के जलने से उसमें उत्पन्न जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उसके श्वसन तंत्र में जमा है, जिसके कारण गंभीर खांसी से वो 3 महीनों से पीड़ित है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने। अगला प्रश्न है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऐसा विद्यार्थी जो है देख नहीं सकता है, ठीक है, देखने में असक्षम है, वो क्या कहलाएगा? दृष्टिबाधित विद्यार्थी कहलाएगा। तो ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जितना हो सके ऑडियो क्लिप का इस्तेमाल करेंगे या उसके अलावा स्पर्श शिक्षण सामग्री का अधिक से अधिक जो है उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो कक्षा में मिस्त्री सहपाठी समूह बनाएंगे, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय देंगे, किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं, स्पर्शित शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करेंगे। बिल्कुल, जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा स्पर्श शिक्षण सामग्री का यहाँ पे प्रयोग जो है वो किया जाएगा, जिससे बच्चा जो है दृष्टिबाधित वो आसानी से चीज़ों को समझ सके। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और इस सीरीज दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदूषण के युग में पेड़ पौधों की उपयोगिता और बढ़ गई है, क्योंकि प्रदूषण के परिणामों को उग्र होने से रोकते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, प्रदूषण में योगदान देते हैं या प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे पेड़ पौधों की बात की जा रही है, उनकी उपयोगिता की बात की जा रही है। तो प्रदूषण के प्रमुख कारक या प्रदूषण में योगदान देते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, बिल्कुल नहीं। प्रदूषण के परिणामों को उग्र होने से, ताकि प्रदूषण ज़्यादा ना बढ़े, उसको रोकने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? पेड़ पौधे। क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं अपने भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और हमारे लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो है वो मुक्त करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि ईवीएस की अंतर विषयक प्रकृति विषयों और विधियों का उपयोग करके पर्यावरण के विषयों की व्याख्या करती या करता है। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान सामाजिक विज्ञान। तो ईवीएस की अंतर विषयक प्रकृति विषयों और विधियों का उपयोग करके पर्यावरण के विषयों की व्याख्या करती है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, प्रश्न छोटे हैं दोस्तों लेकिन अच्छे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग का एक उदाहरण है? डिप्थीरिया, टॉन्सिल, अतिसार या खतरा। इसमें से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग का एक जो है इसमें से उदाहरण है। तो जल जनित रोग का इसमें से उदाहरण कौन सा है? तो जान लीजिए दोस्तों कि जल जनित रोग का उदाहरण क्या है? अतिसार है। अतिसार क्या होता है? एक प्रकार से जल जनित रोग का एक क्या होता है? उदाहरण होता है। ठीक है दोस्तों, तो बता दें आप सभी को, अतिसार एक जल जनित रोग होता है जो दूषित जल के पीने से होता है। इसे डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पेचिस, टाइफाइड, हैजा आदि जल जनित बीमारियां हैं। एक बार फिर सुनिएगा कि अतिसार एक जल जनित रोग है जो दूषित जल के पीने से होता है। इसे डायरिया के नाम से भी जानते हैं और इसके अलावा पेचिस, टाइफाइड, हैजा आदि सभी क्या हैं? जल जनित बीमारियां हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पूछा रहा है कि एक शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ाई में पूरी एकाग्रता, अत्यधिक बात करना, सक्रियता या आक्रामक व्यवहार। जब बच्चा जो है, एक शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान किस तरीके से कर पाएगा? जब बच्चा पढ़ाई में एकाग्रता दिखाता हो, या अत्यधिक बात करता हो, या सक्रिय हो, या आक्रामक व्यवहार। बिल्कुल, जब आक्रामक व्यवहार बच्चा करेगा तो वहीं समझ जाना चाहिए बच्चा क्या है? तनावग्रस्त है। और उसके तनाव का कारण दोस्तों पूछना चाहिए और उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पूछा है कि शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? ऑप्शन 1 है कि एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना,
बी है कि एक छात्र के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। सी है छात्र से अपने काम का चयन करवाना और उसको उनके पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। एक समय अवधि में छात्रों के कामों के विभिन्न स्तरों को क्या करना, एकत्रित करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात की जा रही है कि एक शिक्षक के या एक बच्चे के यहाँ पे पोर्टफोलियो बनवाने के लिए बात की जा रही है कि एक विशिष्ट कारण के आधार पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का बिल्कुल चयन करना, छात्र से अपने काम का चयन करना और उसके लिए पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, और एक समय में छात्रों के कामों के विभिन्न स्तरों को क्या करना, एकत्रित करना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ए, सी और डी है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि मिनी माता रोग प्रदूषण से संबंधित एक रोग है जो उत्पन्न होता है समुद्र के तेल के कुओं से, पेयजल में मानव कार्बनिक अपशिष्ट के निम्न से, या वायुमंडल में आर्सेनिक के जमाव से, मछली पालन के काम आने वाले जल में औद्योगिक अपशिष्ट पारे के मुक्त होने से। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि मिनी माता रोग ऐसे मछलियों को खाने से होता है जिसमें पारा HG की अधिकता पाई जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है कि मछली पालन के काम आने वाले जल में औद्योगिक अपशिष्ट पारे के मुक्त होने से, जब औद्योगिक पारा जो अपशिष्ट है जब पानी में छोड़ा जाता है तो वहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कि पारे की जो मात्रा है वो अधिक बढ़ जाती है और ऐसे मछलियों को खाने से मिनी माता रोग जो है वो होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे, अगला प्रश्न कह रहा है कि कहानियों के माध्यम से EVS अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। पहला है, कहानियों को किसी अवधारणाओं के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चिह्नित नहीं करना चाहिए। कहानियाँ मज़ेदार व मनोरंजक होनी चाहिए। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें। तो यहाँ पे कहानियों के माध्यम से EVS की अवधारणाओं को पेश करने की बात की जा रही है। तो एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात जो है, कहानियों को किसी अवधारणाओं के बारे में गलत रचना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, कहानी को लिंग, जाति, धर्म या अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों से को चित्रित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। तीसरा है कि कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी उससे क्या करे, जुड़ाव महसूस करे। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब A, B और D कथन सही है। तो जिस ऑप्शन में आपको देखिए वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे दोस्तों पूछा रहा है कि सबसे हल्का तत्व गैस है, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, लिथियम। तो सबसे हल्का तत्व इसमें कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, कि वाहनों के निकास नली में निकलने वाले निम्नलिखित गैसों में से कौन सी जहरीली गैस है? जो आप बता दें कि जो वाहनों के निकास नली जिसको एग्जॉस्ट बोलते हैं, उससे निकलने वाली गैसों में से कौन सी गैस जो है यहाँ पे सबसे हानिकारक है? तो दोस्तों मैं बात करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए यहाँ पे मैं बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है सबसे जहरीली गैस होती है। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला आप जान लीजिए कि CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन की तुलना में थोड़ा कम घने, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। यह गैस लाल रक्त कोशिकाओं की ऑक्सीजन क्षमता को प्रभावित करती है। कभी कभी आप देखे होंगे दोस्तों, हरा पौधा जो होता है उसकी पत्तियां जो है अपने आप मुरझा के गिर जाती हैं। तो कारण क्या होता है? यही कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जिसके कारण ऐसा होता है। लगभग 35% मिश्रण से अधिक केंद्रीकरण होने से यह हेमोग्लोबिन वाले जानवरों और मनुष्यों के लिए जहरीली होती है। ठीक है, यह कम मात्रा में समान पशुओं के चयापचय में भी उत्पन्न होती है और माना जाता है कि इससे कुछ सामान्य जैविक कार्य भी होते हैं। तो यहाँ पे वाहनों के निकास नली से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस सबसे जहरीली होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे जहरीली गैस होती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, कि ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठक हैं। ब्रांज जो है ये क्या है? मिश्र धातु है और जिसके प्रमुख संगठक का मतलब किससे मिलकर बना है? सीसा और टिन से, कापर और टिन से, कापर और जिंक से, एल्युमिनियम, कापर और टिन से। तो किससे मिलकर बना हुआ है? तांबा और टिन से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब
ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि पौधों में फ्लोएम किसके लिए जिम्मेदार होता है? पानी का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन, अमीनो अम्ल का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हम बात करते हैं कि पौधों में जो फ्लोएम होता है उसका काम क्या होता है कि पौधों के पत्तियों में मौजूद भोजन को पेड़ के अन्य शाखाओं या अन्य भाग में पहुंचाने का काम जो होता है फ्लोएम का होता है। तो भोजन का परिवहन, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा रहा है कि सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस जो है वो उपस्थित होती है? जो सीएनजी है दोस्तों उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस जो है उपस्थित या पाई जाती है? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो सीएनजी मुख्य रूप से कौन सी गैस उपस्थित होती है? नियान, मीथेन, डाई हाइड्रोजन या पेट्रोलियम। तो सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, इसका फुल फॉर्म दोस्तों। और बता दें आप सभी को कि सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन गैस जो होती है वो पाई जाती है, जो हवा के साथ मिश्रित होने पर इंजन की जो शक्ति होती है, शक्ति को पैदा करती है और आपके इंजन के दहन कक्ष में डाली जाती है। तो बिल्कुल सीएनजी ईंधन का उपयोग करने के लिए डीजल और गैलोसिन वाहनों को परिवर्तित करना होगा। और बता दें आप सभी को सीएनजी को संपीड़ित किया जाता है ताकि ड्राइविंग सीमा को बढ़ने के लिए आपके वाहन में पर्याप्त ईंधन जो है वो जमा हो सके। तो यहाँ पे सीएनजी के मुख्य रूप से कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो मीथेन गैस जो होती है मुख्य रूप से उपस्थित होती है। और इसके अलावा बता दें कि सीएनजी में अन्य मुख्य घटक भी पाए जाते हैं, जैसे एथेन, प्रोपेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सल्फाइड और जल भी इसमें पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा है कि डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, ग्रेगर मेंडल ने, जोहानसन ने, हरगोविंद खुराना ने, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इनमें से कोई नहीं। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्टर ने, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्टर के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे, यहाँ पे पूछा है कि पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहज विचार निम्नलिखित हैं, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक रूप से सही है? पौधों के बारे में बच्चों के कुछ विचार जो है दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार ऐसा है जो वैज्ञानिक रूप से सही कहता है? ऑप्शन नंबर एक है कि बीज किसी पौधे के अंग नहीं होते हैं, गाजर और पत्ता गोभी पौधे नहीं है, घास ये पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो यहाँ पे वैज्ञानिक रूप से सही कौन सा कथन है? तो कुछ सब्जियां क्या होती हैं? फल होती हैं। ये बच्चे के विचार बिल्कुल सही हैं, जो कि वैज्ञानिक रूप से भी सही माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कक्षा में पोषण विषय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में पोषण विषय के अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए या बताने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो छात्रों के अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहना चाहिए, सामग्री को देखने के बाद शिक्षक को स्पष्टीकरण देना चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण देना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पर पाचन तंत्र का चित्र बनाना चाहिए या मानव कृत्रिम दंतावली का मॉडल दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे पोषण विषय की बात की जा रही है और अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस शिक्षक को छात्रों को अपने टिफिन बॉक्स जो है खोलने के लिए कहना चाहिए और सामग्री को उसमें क्या चीजें हैं, क्या बच्चा लेके आया, उसको देखने के बाद यहाँ पे स्पष्टीकरण जो है वो देना चाहिए। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, और सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं, इस सीरीज को दोस्तों याद रखिएगा, अच्छी सीरीज है। इनमें से कौन सा संसाधन प्राकृतिक नहीं है? जल, भूमि, वन, कारखाने, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जब आपके प्रश्न में नहीं है तो सबसे पहले आप उसको गोला कर लीजिए या उसके नीचे डैश लगा लीजिए, क्योंकि आप हाँ के चक्कर में नहीं का जवाब जो है दे के चले आते हैं दोस्तों। और इनमें से कौन सा संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कारखाने जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि जल, भूमि, वन सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने पूछा जा रहा है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे स्थित है? ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है कि यह राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या असम। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? जान लीजिए कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान या रिजर्व भारत के राजस्थान के अलवर जिले में एक बाघ अभ्यारण्य है। क्या है? एक बाघ अभ्यारण्य है
और इसे 1978 में भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बनाने वाले बाघ अभ्यारण्य का दर्जा जो है दिया गया था। और यह दुनिया का पहला रिजर्व है जिसमें सफलतापूर्वक स्थानांतरण किए गए बाघ हैं। यह राजस्थान राज्य सरकार के तहत 1955 में बाघों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थापित कब किया गया था, तो यह 1955 में स्थापित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि यह राजस्थान सरकार के तहत जो है बाघों के संरक्षण के लिए जो है वो स्थापित किया गया था। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त? ऑप्शन 1 है कि जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में, एक नाले का भ्रमण करना, पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। बिल्कुल, एक ईवीएस की शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों के विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। उसके लिए कैसे पता लगा सकते हैं? जब प्रतिदिन एक परिवार के द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का यहाँ पे अनुमान लगाएंगे तो उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी कौन कितना पानी जो है बर्बाद कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों कि देखिए एक डायरेक्शन बेस्ड प्रश्न है। यहाँ पे डायरेक्शन रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और अच्छे प्रश्न होते हैं दोस्तों, सिंपल होते हैं, बस समझने की बात होती है कि आप स्थान यक्ष पर मौजूद हैं। बिल्कुल, आप जो है यक्ष स्थान पे मौजूद हैं और आपका विद्यालय जो है वाई पर है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ जानकारी इसको आप जान लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले ये 4 डायरेक्शन होते हैं। पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, उत्तर होता है और नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण होता है। और यहाँ पे 4 डायरेक्शन होते हैं, इसके 4 सब डायरेक्शन भी होते हैं। यहाँ पे आपका उत्तर, ये आपका पूरब, ये आपका उत्तर और यहाँ पे आपका पश्चिम और ये आपका दक्षिण पश्चिम होता है और उधर तरफ आपका होता है दक्षिण पूर्व होता है। तो ये 4 और 4 मिला के पूरे 8 डायरेक्शन जो है पूरे होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है उसको समझिएगा शुरू से। कहा जा रहा है कि आप जो है यक्ष बिंदु पर अवस्थित हैं। आप यहाँ पे कोई यक्ष बिंदु है, आप इस पे मौजूद हैं। अब आपको जाना कहाँ है? अपने विद्यालय पे जाना है और आपके घर से विद्यालय के लिए कोई सीधा रास्ता जो है वो नहीं जाता है, इसलिए आप पहले स्थान ए पे जाते हैं। बिल्कुल, आप सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे? ए पे जाएंगे और जो यक्ष के उत्तर दिशा में 30 मीटर दूरी पर है। बिल्कुल, यहाँ पे आप सबसे पहले ए पे जाएंगे जो कि यक्ष से कहाँ पे है? उत्तर में है। और कितने मीटर दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। फिर आप वहां से स्थान बी पर जाते हैं। फिर यहाँ से आपको कहाँ पे जाना है? ए से बी पे जाना है जो ए के पश्चिम दिशा में, बिल्कुल यहाँ पे कहाँ पे मौजूद है? पश्चिम दिशा में मौजूद है। और डिस्टेंस कितना है इसका? 40 मीटर दूरी पर अवस्थित है। अब आगे हम यहाँ पे पहुंच गए और फिर आपको कहाँ पे जाना है? सी पर जाना है। ठीक है, तो जो बी के उत्तर दिशा में 30 मीटर पे, यहाँ पे आपको सी पे पहुंचना है जो कि बी से उत्तर दिशा में 30 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। बिल्कुल, और अंतिम में आप अपने विद्यालय वाई पर पहुंच जाते हैं जो सी के पश्चिम दिशा की ओर 40 मीटर है। अब यहाँ से सी के पश्चिम दिशा में आपका जो है विद्यालय है वाई जो कि कितने डिस्टेंस पे? 40 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो अब आप दोस्तों यहाँ पे पहुँच गए अपने विद्यालय। अब आपके विद्यालय के संबंध में आपके घर की दिशा बतानी है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको, यहाँ विद्यालय है आपका और यहाँ से घर की दिशा आपको ये बतानी है। ठीक है, तो कौन सी दिशा है यहाँ पे? दक्षिण पूर्व। यहाँ दोस्तों आप समझ गए, यहाँ पे आप पहुंचे हैं और यहाँ से ये डायरेक्शन आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपका घर मौजूद है तो उत्तर दक्षिण पूर्व दिशा जो है ये बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है कि खारे पानी का घनत्व समान पानी से अधिक होता है, नमक के पानी में नींबू का घनत्व बढ़ जाता है, सामान्य जल का घनत्व खारे जल से अधिक होता है, खारे पानी में नींबू का घनत्व कम होता है। तो बता दें आप सभी को कि नींबू जो होता है साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता रहता है। कारण यह है कि खारे पानी का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। घनत्व अधिक होने के कारण जो है नींबू जो है
वो पानी में तैरता रहता है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है कि फूलों की घाटी, यहाँ पे फूलों की घाटी की बात की जा रही है कि फूलों की घाटी जो है वो कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो फूलों की घाटी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। तो फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है? उत्तराखंड के चमोली पिथौरागढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली पिथौरागढ़ जिले में जो है आपकी फूलों की घाटी जो है अवस्थित है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। बता दें आप सभी को कि यह निचली पड़ी हुई हिमालय घाटी है और इसमें अल्पलाइन समशीतोष्ण जलवायु है। जलवायु कई सजावटी फूलों की वृद्धि के लिए अनुकूल है और इसलिए दोस्तों यहाँ पे बता दें आप सभी को यह बड़ी संख्या में जंगली जानवर जैसे एशियाई काली भालू, लाल लोमड़ी आदि का भी घर है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है? फूलों की घाटी जो उत्तराखंड के चमोली पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है और जलवायु कई सजावटी फूलों के वृद्धि के लिए अनुकूल है। और बता दें आप सभी को कि इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्थानिकवाद और बड़ी संख्या में प्रजातियों को मानव गतिविधियों के कारण जो है खतरा है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है कि केचुआ किसानों का मित्र माना जाता है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण है उसको आपको चूज करना है। कथन एक है कि केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके गिरने से मिट्टी में खाद बनती है। बिल्कुल सही है। केचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को नरम बना देते हैं। खुदाई से मिट्टी में हवा पानी जो है आसानी से चला जाता है, जिसकी मिट्टी की उत्पादकता जो होती है, उत्पादन करने की जो क्षमता होती है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न में अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक पश्मीना शाल डैश सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है और एक सादी पश्मीना शाल बुनने में डैश घंटे लगते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे प्रश्न अच्छा है दोस्तों और आपके एग्जाम में आ सकता है। एक पश्मीना शाल जो है कितने सामान्य स्वेटर के जितना गर्म करती है? तो बता दें आप सभी को कि 6 सामान्य स्वेटर जितना गर्म करती है और एक सादी पश्मीना शाल को बनाने में 200 घंटे का जो समय है वो लगता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है? नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहेन, साक्षी मलिक, दीपा मलिक। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों कि एक पैरा एथलेटिक खिलाड़ी हैं जो कि धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं। कौन है? दीपा मलिक। कौन? दीपा मलिक। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे, और सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं। यहाँ पे राजस्थान का राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी और राजकीय पशु कौन सा है? अगर हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी की बात हो रही कि कौन सा राजकीय वृक्ष है और कौन सा राजकीय पक्षी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शन दे रखा है कि खेजड़ी, गोड़ावड़, चिकारा, खेजड़ी, मोर, बाघ, बबुल, गोड़ावड़, शेर, आम, मोर, बाघ। तो आम कोई क्या दोस्तों पक्षी या वृक्ष नहीं है। बिल्कुल, बबुल दोस्तों यहाँ का वृक्ष नहीं, जबकि खेजड़ी जो है राजकीय विरासत पशु की अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि राजस्थान में राजकीय विरासत पशु कौन सा है? ऊँट है। ऊँट क्या है? राजकीय विरासत पशु है। और राजकीय पशु दोस्तों वहाँ पे क्या है? चिंकारा। चिंकारा क्या है? एक राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो गोड़ावड़ जो है वो राजकीय पक्षी है, जिसे भारतीय तिलोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय तिलोर बोला जाता है। तो गोड़ावड़, ठीक है। और उसके अलावा जो राजकीय वृक्ष है कौन सा है? खेजड़ी वृक्ष जो है राजकीय वृक्ष है। और राजकीय पौधा कौन सा है? कैक्टस। कैक्टस जो है वो राजकीय पौधा है। तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी है और राजकीय पक्षी कौन सा है? गोड़ावड़ है। और राजकीय पशु क्या है? चिकारा है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पूछा रहा है कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर कोई ऊपर और नीचे नहीं है।
और यह सिर्फ सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में देश के लोगों के समक्ष उल्टा है खड़े। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि पृथ्वी जो है वास्तव में गोल है और वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, यह सिर्फ क्या होते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। तो हम भारत के लोग वास्तव में किसके संबंध में उल्टा खड़े हैं? लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, अलास्का। तो किसके संबंध में? अर्जेंटीना के संबंध में क्या है, हम भारतीय लोग क्या हैं, उल्टे खड़े हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि टूटता तारा होता है, तारा, धूमकेतु, उल्का या क्षुद्र ग्रह। तो टूटा हुआ तारा क्या होता है दोस्तों? उल्का होता है। क्या होता है? उल्का होता है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित खाद्य पौधों पर विचार कीजिए, केला, बैगन, भिंडी, कद्दू। तो इनमें से एक ऐसे पौधे का चयन कीजिए जिसमें 2 या अधिक भाग जो है वो खाया जाता है। इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिसके 2 या 2 से अधिक जो है भाग खाए थे? केला हुआ, कद्दू हुआ, इसके 2 या 2 से अधिक भाग को क्या किया जाता है, यहाँ पे खाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है कि यह उद्यान जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। बिल्कुल जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और डाचीगम शब्द का अर्थ क्या होता है? 10 गांव। और पार्क का नामकरण उस 10 गांवों की याद में किया गया था जिन्हें पार्क के कारण स्थानांतरित किया गया था। पार्क 1910 से एक संरक्षित क्षेत्र था, लेकिन 1981 में एक राष्ट्रीय उद्यान में पदोन्नत किया गया। यह मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीर हिरण के लिए माना जाता है। बता दें इसके अलावा हिमालय जो है मोनाल, काली बुलबुल, दाढ़ी वाले गिद्ध, बकवादी या जलचीनी गौरैया, कुछ समान पक्षी जैसी प्रजातियां जो है इसमें पाई जाती हैं। तो डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? उद्यान श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। 500 किलोमीटर क्षेत्र को क्या करता है? कवर करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल का उत्पादन करता है? असम और उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कच्चे तेल का उत्पादन करता है? गुजरात और तमिलनाडु जो है वो कच्चे तेल का उत्पादन जो है वो करता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे सभी प्रश्न दोस्तों इस सीरीज के महत्वपूर्ण हैं। कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सिकुड़ा पेड़ की छाल से किया जाता है वो क्या होता है? आंत ज्वार होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया, डेंगू होता है। तो कपकपी के साथ तेज बुखार आना जिसका उपचार जो होता है सिकुड़ा पेड़ की छाल से एक क्विनिन नामक दवा बनाई जाती है जिसका उपचार जो है मलेरिया के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। मलेरिया का लक्षण होता है कपकपी के साथ तेज बुखार आना, ठीक है, और जिसका उपचार जो होता है सिकुड़ा पेड़ की छाल से किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके सामने दे रखा है कि घरों के निम्नलिखित जरूरत पर विचार कीजिए। कथन 1 में दिया है कि राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों के छतों के साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं। कथन बी है कि मनाली में घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है। तीसरा है कि लेह में 2 मंजिल घर पत्थरों से बने होते हैं। बोतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीजों को भंडारण करने के लिए किया जाता है। तो सही कथन को आपको बताना है। तो बता दें आप सभी को कि राजस्थान में ग्रामीण झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं। बिल्कुल सही है। मनाली में घर जो होते हैं वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। बिल्कुल गलत। असम में जो है घर वो बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं। लेह में 2 मंजिल के घर बने होते हैं। बिल्कुल पत्थर के घर बने होते हैं। और भूतल में जो होता है जानवरों को रखने के लिए और आवश्यक चीजों के भंडारण के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ए और सी जो है बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे यहाँ पे बात की जा रही है कि वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? सितंबर, फरवरी, जुलाई या मार्च। तो वन महोत्सव जो है वो कब मनाया जाता है? अगर हम बात करते हैं तो वन महोत्सव जो होता है यहाँ पे वो जुलाई महीने मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई में। 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में जो है वन महोत्सव मनाया जाता है। और वन महोत्सव 1952 से देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। 1952 से मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वन महोत्सव जो है 1952 से मनाया जा रहा है। और भारत में
वन महोत्सव जो होता है 1952 से देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक इस वन महोत्सव को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि ब्रेल लिपि के बारे में लिखित कथनों का अध्ययन कीजिए कि ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। कि यह लिपि जो होती है 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, बिल्कुल गलत। यह जो होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ठीक है। बिंदियों की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है, बिल्कुल औजार से बनाया ताकि उस पर बच्चा जो है हाथ फेर कर उसको पढ़ सके। ये ब्रेल लिपि जो होता है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। उठी हुई बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर इसे पढ़ा जाता है, बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न के राइट जवाब दोस्तों आपको मिल गए होंगे कि इसका राइट जवाब क्या है, 1, 3 और क्या है 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने के लिए अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी की सृजनात्मकता को पोषित करता है, क्योंकि यह विद्यार्थी के रोजमर्रा के जीवन संबंधित क्रियाकलाप है। हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है, बिल्कुल। यहाँ पे समानता और गैर भेदभाव, जहाँ पे लैंगिक रूढ़िवादिता की यहाँ पे बात की जा रही है, लिंग को प्राथमिकता दी जा रही है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल यह है, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। क्यों? चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 20.7%, 21.7, 24.6 या 23.7। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र कितना है? तो 21% है। कितना दोस्तों? 21%। तो यहाँ पे 21.7% दिया गया, यही इसका राइट जवाब होगा। तो प्रश्न संख्या राइट। दोस्तों आज के इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।